तो दोस्तों, जिसका स्वतः उच्चारण हो उसका नाम तो क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। अब जो ये स्वर वर्ण है उसकी संख्या में भी कई प्रकार के प्रश्न आपसे करता है, और कई बार हम समझ करके या पढ़ करके भी उस प्रश्न का गलत उत्तर दे आते हैं। कई बार हमसे प्रश्न करता है कि बताइए संस्कृत में अच कितने हैं, बताइए संस्कृत में स्वर कितने हैं, बताइए संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं, बताइए पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं, बताइए माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर पढ़े गए हैं। अब कहने को तो आपसे हर प्रश्न में स्वर ही पूछा है वो, लेकिन उसकी जो पूछने की प्रवृत्ति या जो उसकी प्रकृति है, उसका जो प्रकार है, वो हर प्रश्न में अलग अलग दिखाई देता है। तो आप अवधान पूर्वक सुनेंगे, हम आगे स्वरों के कई प्रकार के अलग अलग विभाजन के आधार पर इनकी संख्या को कम ज़्यादा करके पढ़ेंगे। चलिए, तो मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा था उसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है स्वर। और स्वर में हमने पढ़ा कि स्वराः, परिभाषा भी हमने सीखी स्वयं, या इसको हम ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, स्वतः या स्वयं, जो भी है। स्वतः यानी अपने आप से, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो अपने आप से विराजमान है वो आपके स्वर कहलाते हैं। और मैंने सामान्य भी लिखा भी है कि हिंदी माध्यम से भी हम इसको सीखना चाहें तो वे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव होता है, उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे जो वर्ण समुदाय या वर्णों का समूह, उसका नाम स्वर होता है। चलिए, अब बात करें कि स्वर आखिर हैं कितने, तो मैं सीधा लिखने जा रहा हूं, ध्यान रहे। संस्कृत व्याकरण के व्यवहार में सामान्य यदि आपसे स्वर पूछ ले परीक्षा में कि बताइए सामान्यतः स्वर कितने कहे गए हैं, तो सामान्य स्वर पूछने पर आप इनकी संख्या बताएंगे मित्रों 9। यानी आपसे केवल प्रश्न करें कि संस्कृत में स्वर कितने हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9। बोला वो कौन कौन से स्वर हैं? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। यहाँ दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक बात तो ये कि इसमें जो स्वर आप देख रहे होंगे ली, ये हिंदी में नहीं पाया जाता है, ये संस्कृत में ही पाया जाता है, इसलिए एक तो आपका विशेष ध्यान यहाँ होना चाहिए। दूसरा, आप देख रहे होंगे हिंदी व्याकरण में इनका क्रम अलग होता है, ए, आई, ओ, औ होता है, जबकि इसमें आप देखेंगे तो ए के बाद ओ और आई के बाद में ओ पढ़ा गया है। तो इस क्रम को भी आप विशेष ध्यान रखें, आगे विस्तार से इनके बारे में चर्चा भी करेंगे। फिर कहा कि यहाँ तो आपने 9 स्वर बताए, तो फिर इनकी संख्या 13 या फिर 21 या 22 कैसे हो जाती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि मात्रा के आधार पर इन स्वरों के आगे अलग अलग भेद बताए गए हैं। यानी आगे हम सीखेंगे कि मात्रा के आधार पर ये स्वर अलग अलग प्रकार से बांटे गए हैं। तो हमारा आधार क्या है दोस्तों? मात्रा। और मात्रा के आधार पर कुल जो स्वरों की संख्या बताई गई है वो, या स्वरों के जो भेद बताए गए हैं वो भेद आपके 3। यानी परीक्षा में आपसे पूछ ले कि बताइए स्वर कितने प्रकार के हैं, तो हम कहेंगे कि साहब स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कहा वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम पढ़ेंगे। एक मात्रा वाला भी हम चर्चा भी करेंगे। एक मात्रा वाला जो स्वर है उसका नाम है ह्रस्व स्वर। एक होता है आपका मात्रा के आधार पर 2 मात्रा वाला दीर्घ स्वर। एक होता है मात्रा के आधार पर आपका 3 मात्रा वाला जिसका नाम होता है प्लुत स्वर। तो परीक्षा में पूछे कि स्वरों के भेद कितने हैं, पूछा भी आपसे, लेकिन उसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पर भी पूछा हुआ है। एक भेद वो भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो उच्चारण के ऊपर नीचे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पर होता है। उसका प्रयोग केवल वेद में किया जाता है, इसलिए उनको वैदिक स्वर कहते हैं। और ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं इनका आधार मात्रा है और ये लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको हम लौकिक स्वर भी कह सकते हैं। चलिए, तो परीक्षा में किसी भी रूप में आपसे पूछ ली कि बताइए स्वरों के भेद कितने हैं, तो उत्तर वहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। वैदिक स्वरों के कितने प्रकार है, तो उत्तर भी 3, फिर भी 3 होगा, क्योंकि वो भी आपके 3 ही, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। लौकिक स्वर कितने हैं, तो भी आपको उत्तर 3 ही बताने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बताने हैं। कहा कि जो 3 भेद आपने किए उसका आधार मात्रा। बोलो मात्रा होती क्या है, तो कहते हैं कि दोस्तों वर्ण उच्चारण काल मात्रा। वर्ण का जो, या वर्णों का जो वर्ण उच्चारण का जो काल होता है, किसी भी वर्ण के उच्चारण का जो समय होता है, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर आप जितना समय लेते हैं वो वर्ण के उच्चारण का जो समय होता है उसी का नाम वास्तव में क्या होता है? मात्रा होता है। अब कहते हैं कि किसकी कितनी मात्रा मानी जाए, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ हम आगे चर्चा में भी लूंगा वापस, फिर भी मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने आप, कि जो व्यंजन वर्ण होता है उसकी आधी मात्रा मानी गई है, यानी उसकी केवल अर्ध मात्रा गिनी गई है कि व्यंजन जो होता है वो अर्ध मात्रा वाला है।
और उसके बाद में जो स्वर है वो एक मात्रा से स्टार्ट होते हैं और 3 मात्रा तक जाने जाते हैं। 1 मात्रा वाला स्वर, 2 मात्रा वाला स्वर, 3 मात्रा वाला स्वर। तो व्यंजन की कितनी मात्रा परीक्षा में आप बताएंगे? अर्धमात्रिक। और इसलिए आप लोक व्यवहार में देखे होंगे आधा क, आधा च, आधा ट। उसका कारण ही यह है कि वो आधा नहीं, मतलब उसकी मात्रा आधी है, और यही कारण है कि उसका अपने आप से स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता। उसके उच्चारण के लिए हमें स्वर का प्रयोग करना पड़ता है, इसकी चर्चा में भी करेंगे। तो मात्रा का मतलब होता है उच्चारण की मात्रा, उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा, उच्चारण में लगने वाले काल की मात्रा, कितना समय आप इसमें लेते हैं। चलिए, तो मैं आपको कह रहा था कि स्वरों के 3 भेद बताए गए हैं मात्रा के आधार पर, एक ह्रस्व, एक दीर्घ और एक प्लुत है। चलिए, अब थोड़ा यहाँ विशेष विभाजन हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद में। थोड़ी देर आप मेरे साथ बने रहेंगे, ध्यानपूर्वक एक प्रश्न हमारा लगभग यहाँ से बन जाता है। तो स्वरों के भेद में हमने एक भेद जो पढ़ने का प्रयास किया है, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है एक ह्रस्व स्वर वाला भेद, यानी एक जो स्वर होता है उसका नाम तो क्या होता है? ह्रस्व स्वर। दूसरा जो दोस्तों हम भेद पढ़ रहे हैं उसका नाम होता है आपका दीर्घ स्वर, और एक जो आपका स्वर है, भेद है, उसका नाम होता है प्लुत स्वर। तो 3 प्रकार के भेद हम पढ़ रहे हैं। प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और इसका आधार हम किसको लेकर चल रहे हैं? मात्रा को। बोला ह्रस्व स्वर कौन है? तो कहा कि ह्रस्व स्वर वो है जिसकी एक मात्रा होती है। लिखा है वहां पर एक मात्रिका ह्रस्वः, जिसकी एक मात्रा होती है उसका नाम क्या होता है? ह्रस्व होता है। तो ह्रस्व की कितनी मात्रा? एक मात्रा। या यूं कहें कि जिसकी एक मात्रा है वो कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक नहीं, मान लीजिए 1 1 2 हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। तो परिभाषा में लिखा है द्विमात्रिकः दीर्घः, जिसकी 2 मात्रा होती है वो क्या कहलाता है? दीर्घ कहलाता है। यानी इसकी मात्रा होगी आपके लिए 2 मात्रा। इसके बाद में लिखा है कि प्लुत क्या होता है? कहा कि 2 मात्रा के बाद में यदि उससे भी ज़्यादा समय उच्चारण में लगता है और मात्रा में 3 हो जाए तो फिर वो 3 मात्रा वाला, जो त्रिमात्रिक होता है, 3 मात्रा वाला होता है, वो आपका कौन सा स्वर कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। तो इसकी 3 मात्रा मानी जाएगी, या यूँ कहें कि जिसकी 3 मात्रा के बराबर उच्चारण का समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाएगा। तो एक मात्रा वाला कौन है? ह्रस्व स्वर है। या ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा है? एक मात्रा। तो स्वरों में सबसे कम जो मात्रा होती है वो एक मात्रा ही कही जाती है, और वो ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। कहा कि वो ह्रस्व स्वर कौन कौन हो सकते हैं? तो कहा कि वो ह्रस्व स्वर हमारे पास में अ, ए, उ, रे और ली, ये हमारे जो है ह्रस्व स्वर कहे गए हैं। कहा कि सबसे कम मात्रा स्वरों में इन्हीं की लगती है, अ, ए, उ, री और ली। संख्या में यदि आप इनको काउंट करेंगे तो इनकी संख्या बराबर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि बताइए ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5। और यदि मैं इनको शॉर्ट में एक नाम भी दूं, आगे हम पढ़ेंगे जब मैं माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि प्रत्याहार से कैसे मैंने इसको नाम अक दिया है, तो आगे हम चर्चा भी करेंगे। ये 5 हमारे जो स्वर हैं इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है और इनकी मात्रा 1 मानी जाती है। दोस्तों, इसमें एक विशेष बात हम और सीखेंगे। विशेष बात यह है, ये 5 ऐसे स्वर हैं जिनका निर्माण किसी स्वरों के योग, संयोजन या मिश्रण से नहीं होता है, संधि करने से नहीं होता है, इसलिए ये अपने आप में मौलिक हैं, मूल रूप हैं। इसलिए इसको हम या इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। यानी इनका निर्माण किसी अन्य स्वरों के योग से नहीं होता, ये अपने आप में मौलिक होते हैं, और मौलिक होने के कारण इनका दूसरा नाम मूल स्वर भी है। तो याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ ले कि बताइए मूल स्वर कितने हैं, तो भी हमारा उत्तर 5 हो जाएगा। परीक्षा में हमसे पूछ लें कि बताइए ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो भी उत्तर 5 हो जाएगा। अ, इ, उ, री ये स्वर क्या हैं, तो हम कहेंगे सभी ह्रस्व स्वर हैं। अ, इ, उ, री क्या है, ह्रस्व ऑप्शन में नहीं हो तो हम कह देंगे कि सब ये मूल स्वर हैं, क्योंकि इनका निर्माण किसी अन्य के संयोग से नहीं होता है। अब देखिए आप, यदि मैं कहूं कि जिसका स्वरों में सबसे कम या 1 मात्रा का समय लगता है तो वो ह्रस्व स्वर है, और यदि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय हम उच्चारण में ले लेते हैं, जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं इसको अ, अब अ के उच्चारण में जितना समय हम लेते हैं उससे दुगुना समय यदि हम ले पाए तो इसका मतलब है कि उसकी कितनी मात्रा हो जाएगी? 2 मात्रा, और उस स्वर का नाम क्या हो जाएगा? दीर्घ। चलिए हम पढ़ते हैं दीर्घ कौन कौन से स्वर हैं। एक दीर्घ स्वर है आपका आ, एक दीर्घ स्वर है आपका ई, एक दीर्घ स्वर है उ, एक दीर्घ स्वर है आपका री।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो री है उसको एक बार घुमाया जाता है और दीर्घ वाला जो री है उसको 2 बार घुमाया जाता है, ये दीर्घ री है। उसके बाद में आएगा आपका ए, फिर वही क्रम आपका चेंज नहीं होगा, ओ, एक होता है आपका आई और एक हो जाएगा आपका औ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सामान्य एक स्वर को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, और वो आपका स्वर होता है दोस्तों, उसका नाम है जिसको आप कहना चाह रहे हैं ली। याद रखिएगा, ये जो ली स्वर है उसका दीर्घ रूप नहीं होता है, और कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में ये पूछ भी लेता है, क्योंकि जो विशेष होता है वही प्रक्रिया आपको परीक्षा में पकड़ता है। तो याद रखिएगा कि जो ली स्वर है उसका कभी भी दीर्घ नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको चीज़ें देखेंगे, ए और आ में समानता आप पढ़ते हैं, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ जो रीट लेवल की है या सीटेट लेवल की है। तो 4 स्वर तो आपने दीर्घ यहाँ पढ़े, 4 स्वरों में थोड़ा अलग है इसलिए मैंने इनको थोड़ा नीचे लिखा, तो 4 ये पढ़े। 4 और 4 जब इनकी संख्या पूछी जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा कि दीर्घ स्वर कितने पढ़े गए इसमें, तो आप कहेंगे साहब इनकी संख्या कितनी है, 8 है। चलिए, ह्रस्व आपने 5 पढ़े हैं, दीर्घ स्वर आपने 8 पढ़े हैं। अब इन दीर्घ स्वरों में भी 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ स्वर तो आप देख रहे होंगे ऐसा लग रहा हो कि सब ऐसे मिलता जुलता आ है, और थोड़ा बहुत आपने दीर्घ संधि का अभ्यास भी किया हो तो वहाँ आपने पढ़ा भी कि अ और ए के निर्योग से संधि करने से किसका निर्माण हो जाता है, आ। तो यहाँ जो संयोजन है वो अ प्लस ए, 2 समान स्वरों के योग से ए प्लस आ भी हो सकता है, आ प्लस ए भी हो सकता है, या आ प्लस आ भी हो सकता है। तो 2 जो हमारे स्वर हैं ए और ए, इनके निर्माण से किसका निर्माण, इनके योग से किसका निर्माण हुआ है, आ का। अब मुझे बताइए ए की कितनी मात्रा पढ़ रहे थे आप ह्रस्व में, 1 मात्रा। तो 1 मात्रा इस ए की, 1 मात्रा इस ए की, दोनों को मिलाने से आ बना। तो बताइए आ की कितनी मात्रा हो गई, 2 मात्रा। इसी प्रकार से एक ह्रस्व ई और एक ह्रस्व ई, इन दोनों के संयोजन से दीर्घ ई बना, इसकी 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, 2 मात्रा हो गई। उसी प्रकार से उ प्लस उ यदि हम करते हैं तो 2 ह्रस्व उ के मिलने से दीर्घ उ बनता है, इसकी 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, 2 मात्रा वाला दीर्घ उ बनता है। इसी प्रकार री में भी हम 2 ह्रस्व री मिलाएंगे, एक ह्रस्व री प्लस दूसरा ह्रस्व री, दोनों की 1-1 मात्रा है तो दीर्घ वाला री बनेगा, इसकी भी 2 मात्रा। री का दीर्घ होता नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको लिखा भी है। इसके बाद में देखिए जो ए, ओ, आई और औ है, ये जो आपके स्वर हैं इनका निर्माण 2 अलग अलग स्वरों से होता है, एक जैसे स्वरों से नहीं होता। जैसे ए का निर्माण आप करेंगे तो वहाँ पर आपका हो जाएगा अ प्लस ई, दोनों के संयोजन से आप करेंगे तो इसका निर्माण आई होगा। इसी प्रकार से औ का निर्माण पूछे आपसे कि बताइए औ का निर्माण किससे हुआ है, तो आपने अ प्लस उ को मिलाया तो इसका निर्माण हुआ है। आई का निर्माण करने के लिए आपको अ प्लस ए का संयोजन करना होगा, जब जा करके आप आई का निर्माण करते हैं, और औ के संयोजन में आप देखेंगे अ प्लस ओ, तब जा करके औ का निर्माण होता है। 4 तो दोस्तों ऐसे स्वर हैं जिनका निर्माण एक समान स्वरों से या सजातीय स्वरों से या समान सवर्ण से होता है, जबकि 4 ऐसे स्वर हैं जो नीचे मैंने लिखे हैं, इनका निर्माण 2 अलग अलग स्वरों के योग से, अलग अलग स्वरों के मिश्रण से या अलग अलग स्वरों में संधि करने से हुआ है। इसलिए हम इन 4 स्वरों को अलग रूप में, जो 8 में से आपने दीर्घ में जो 8 पढ़े हैं, इनमें से ही 4 ऐसे स्वर हैं जिनका नाम संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर या संधि स्वर भी कहा गया है। इनको आप संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं, या संधि अक्षर या संधि स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका निर्माण संधि के द्वारा ही होता है। हालांकि संधि कार्य यहाँ भी होता है, मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि ए और ए का योग हुआ, पर याद रखिएगा सजातियों में योग नहीं कहा गया। दूध में दूध डालेंगे तो दूध ही बनता है, लेकिन दूध में आप जोर डाल दें, छाछ डाल दें, फिर वो आपका मिश्रण कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपने ए समान धर्म से आ बनाया है, समान वर्ण सवर्णियों से ई बनाया है, सवर्णियों से आपने उ और सवर्णियों से आपने री बनाया है। लेकिन नीचे के 4 स्वरों को आप देख रहे हो तो ये अलग अलग स्वरों के योग से बनते हैं, इसलिए इनका नाम संयुक्त स्वर है। 2 अलग अलग स्वरों के मिश्रण से बनते हैं, इसलिए इनका नाम मिश्रित स्वर है। 2 अलग अलग स्वरों में संधि कार्य करने से इनका निर्माण होता है, इसलिए इनका नाम संधि स्वर है। और इनकी संख्या यदि परीक्षा में आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 4। कौन कौन है एक बार और मैं अलग से लिखने का प्रयास करता हूँ। एक ए, एक होता है आपका ओ, एक होता है आई और एक होता है आपका औ। ये जो 4 आप देख रहे हैं जोड़े से, ये चारों के चारों मिश्रित स्वर हैं।
एक खास बात आप और देखेंगे, ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनका कोई ह्रस्व इधर आपने देखा ही नहीं होगा। ए का कोई छोटा भाई आपने उधर नहीं देखा होगा, ओ का छोटा आपने नहीं देखा होगा, आई का छोटा नहीं देखा होगा, औ का छोटा नहीं देखा होगा। जबकि इन 4 के आपने छोटे रूप उधर देखे होंगे। आ का छोटा ए, ई का छोटा ई, ऊ का जो ह्रस्व है वो भी देखा आपने, री का ह्रस्व भी देखा है। ये 4 ऐसे स्वर हैं दोस्तों, ए, ओ, आई, औ, जो हमेशा वीआईपी होते हैं। ये वीआईपी नाम याद रखिएगा, जब हम संधि पढ़ेंगे तो हमारी बहुत सहायता करेगा ये शब्द कि इन चारों के चारों का कभी ह्रस्व रूप होता ही नहीं है, इसलिए इनको हम वीआईपी स्वर भी कहते हैं। चलिए आगे बात करें, मैं आपसे कहूँ कि जो समय हमारे ह्रस्व स्वर में लगता है उससे 2 गुना समय यदि लगता है तो उसका नाम दीर्घ हो जाएगा, और जो ह्रस्व के उच्चारण में समय लगता है उससे यदि 3 गुना समय हमारे उच्चारण में किसी स्वर की लगता है तो फिर उस स्वर का नाम प्लुत स्वर हो जाता है। मैंने लिखा भी कि जिसकी 3 मात्रा हो, इस 3 मात्रा का मतलब यही होता है कि जो हम स्वर का उच्चारण करते हैं उस स्वर के उच्चारण में जितना समय हमको लगता है उससे 3 गुना समय हमारा यहाँ लगता है, तो 3 मात्रा वाला स्वर प्लुत कहलाता है। कहते हैं साहब सभी स्वर क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। यानी जितने भी स्वर हम मुख्यतः पढ़ते हैं वो सभी स्वर वास्तव में क्या कहे गए हैं? प्लुत कहे गए हैं या प्लुत होते हैं। कहा कि प्लुत का हम भेद या पहचान कैसे करें, तो प्लुत के लिए दोस्तों चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी चिन्ह लगा दिया जाता है, और उस चिन्ह का नाम होता है जो अपनी भाषा में 3 लिखा जाता है ऐसे। अब यदि आप किसी भी स्वर के आगे इस प्रकार का प्लुत का चिन्ह लगा दें या 3 जो बोलते हैं सामान्य भाषा में, तो इसका मतलब है कि वो स्वर 3 मात्रा वाला है और उसका नाम प्लुत हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में लिखाया है कि हमारे पास में जो सामान्य स्वर है वो संख्या में 9 है, और ये सारे के सारे स्वर वास्तव में क्या हो सकते हैं? प्लुत हो सकते हैं। जैसे स्वर कौन कौन है? तो ए, ई, ऊ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। आपने एक चीज़ और नोटिस की हो तो मैंने हमेशा इनका विभाजन करके लिखा है। ये देखिए 5 ये स्वर है हमारे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, इनको मैंने अलग क्रम से लिखकर मैं हमेशा इनको अलग क्रम से लिखूंगा ताकि हमको क्या ध्यान भी रहे। ए, ओ, आई और औ जो है हमारे वीआईपी, ये 4 दीर्घ स्वर हैं जिनको मैंने अलग लिखा है। ये 9 के 9 स्वर हमारे 3 मात्रा के हो सकते हैं, इसके लिए हम इनके आगे 3 का चिन्ह लगा देंगे ऐसे। अब ये हमारा हो गया ए, आ, ए, ओ, इसी प्रकार से 1 मात्रा वाला री, 2 मात्रा वाला री और 3 मात्रा वाला प्लुत हो जाएगा। इसी प्रकार से लृ का प्लुत लृ, ए का प्लुत ए, ओ का प्लुत ओ, आई का प्लुत आई, औ का प्लुत औ, ऐसे पढ़ा जाएगा। आपने नोटिस किया होगा लौकिक व्यवहार में जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं ना, तो दूर से बुलाने पर उस शब्द का जो अंतिम स्वर होता है वो प्लुत कहलाता है, और ये इसका प्रयोग केवल संबोधन में या किसी को दूर से बुलाने में होता है। जैसे हम किसी मित्र को बुलाते हैं, ओ मोहन, हे सीते, हे गीते, हे हरे, तो जब भी हम किसी को दूर से आहूत करते हैं, दुराद होते दूर से बुलाते हैं, तब उसके अंतिम टी को या उसके अंतिम स्वर को हम प्लुत कर देते हैं। यही इसका लौकिक व्यवहार में प्रयोग होता है। चलिए तो हम चर्चा करें। अब बताइए मुझे, जब हम स्वरों की संख्या में सभी स्वर 9 हैं और सभी के सभी स्वर हमारे प्लुत होते हैं, अब आपको परीक्षा में पूछ लें कि बताइए प्लुत स्वर कितने हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि साहब हमारे पास में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। दोबारा देखिए एक बार, ह्रस्व जो स्वर आपने पढ़े हैं या जो मूल स्वर पढ़े हैं उनकी संख्या कितनी थी? 5। दीर्घ स्वर जो आपने पढ़े हैं उनकी संख्या कितनी थी? 8। और जो प्लुत स्वर आप पढ़ रहे हैं उनकी संख्या आप कितनी देख रहे हैं? 9। यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं यहाँ पर, ह्रस्व को भी, दीर्घ को भी और प्लुत को भी, तो बताइए ह्रस्व की संख्या तो कितनी है? 5 है। दीर्घ की संख्या कितनी है? 8 है। और प्लुत की संख्या कितनी है? 9 है। और टोटल यदि मैं इनका कर दूं तो बताइए स्वर कुल मिलाकर के स्वर कितने हो गए हमारे पास में? 22 स्वर हो गए। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि पाणिनीय शिक्षा नाम की किताब है और उसमें कुल स्वर यदि हम पढ़े तो उनकी संख्या हमको बताई गई 21 या 22, लेकिन मैंने सिर्फ अभी तक जो है कितने लिखे हैं यहाँ पर? 22 लिखे हैं। बोला 21 या 22 कैसे होंगे? तो याद रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा आप, एक स्वर ऐसा था जिसका दीर्घ रूप नहीं होता था, उसका पहचान आपने की, उसका नाम क्या था? लृ। मिटा देता हूँ मैं अब यहाँ कि लृ का दीर्घ नहीं होता, इसलिए लृ का मैंने यहाँ पाठ नहीं किया। तो सभी के दीर्घ रूप पढ़े लेकिन आपने लृ का दीर्घ रूप नहीं पढ़ा। दूसरी बात, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये देखिए लृ जो है ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लृ का दीर्घ तो वैसे होता ही नहीं है,
लेकिन लृ का ह्रस्व और प्लुत में से भी केवल एक ही रूप होता है। या तो आप इसको प्लुत मान लीजिए या फिर आप इसको ह्रस्व मान लीजिए। और दोनों में भी यदि मान लीजिए एक ही मानना हो तो कहा कि लृ वास्तव में ह्रस्व ही माना जाए, लृ को प्लुत भी नहीं माना जाए। अब मुझे बताइए, जब आप लृ को प्लुत नहीं मानेंगे तो ये संख्या कितनी रह जाएगी? 8। याद रखिएगा, परीक्षा में प्लुत स्वर पूछे तब तो 9 ही बताने हैं आपको। मैं पाणिनीय शिक्षा की बात करूंगा, इसलिए थोड़ा सा आपको संस्कार दे रहा हूं कि 21, 22 कैसे हो जाते हैं। आपके सामने लिखे हुए भी हैं सारे के सारे। तो जब आप लृ को वही मानते हैं तो वहां 5 हो गए, फिर इसके बाद में 8 और 5 13 हो गए। कहा साहब लृ का प्लुत नहीं होता। अब आप 9 की जगह 8 ही काउंट करेंगे और आपकी संख्या में 1 कम हो जाएगा। और ये बताइए संख्या अपने आप ही आपकी कितनी रह जाएगी? 21 है। तो कहा कि 21 या 22 क्यों बोलते हैं, उसका भी कारण है। कहा कि कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि ठीक है ये ह्रस्व ही होता है, प्लुत नहीं होता, यानी इसका केवल एक ही रूप होता है ह्रस्व वाला। जब मैं मान लीजिए ऐसा मानता हूं तो फिर संख्या कितनी हो गई? 21। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, लृ का ह्रस्व भी होता है और लृ का प्लुत भी होता है। जब 2 मानेंगे इसके तो अपने आप में संख्या कितनी हो जाएगी? 22। तो कुछ लोग इतना मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, दोनों की बातें माननी होती है। इसलिए हम 21 या 22 दोनों रूप में हम स्वरों को स्वीकार करते हैं। कहा कि सर मान लीजिए परीक्षा में ऐसा दिया हो 21, 22, 23, 24, यानी 21 भी ऑप्शन में आ जाए और 22 भी ऑप्शन में आ जाए, तो याद रखिएगा जो सबसे प्रामाणिक मत माना जाता है वो ये है कि लृ को आप केवल ह्रस्व ही मानिए, इसको दीर्घ और प्लुत रूप में मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस आधार पर आपका उत्तर कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएगा। अभी तक जो प्रश्न आपसे पूछे हैं उसमें 21 या 22 दोनों को साथ ही देता है। ये चर्चा में अभी थोड़ी देर बाद एक बार फिर हम इसको अच्छे से सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। दोबारा देखिए सर, जो अपने आप से उच्चारित है, स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण किया जा सकता है, स्वतो राजते, स्वतः राजते, स्वयं राजन्ते, वो कौन है? स्वर है। दूसरी बात, मात्रा के आधार पर इन स्वरों के कितने भेद बताए हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये लोक व्यवहार में काम आते हैं, इसलिए लौकिक स्वर है। हम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं, हम व्यवहार में काम में लेते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको लौकिक स्वर भी कहते हैं। मात्रा का मतलब होता है किसी भी वर्ण, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, जो काल लगता है, जो टाइम हम देते हैं, उसको हम उस वर्ण का उच्चारण समय, उस वर्ण का उच्चारण काल या उस वर्ण की मात्रा कहते हैं। और जो सबसे कम मात्रा है वो व्यंजन की है, उसका नाम है अर्धमात्रा। और अर्धमात्रा होने के कारण व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण संभव भी नहीं हो पाता है। स्वर की जो सबसे कम मात्रा मानी गई है, यानी जो ए के समान उच्चारण जिसका समय लगता है, उसको एक मात्रा माना गया है। और एक मात्रा वाले स्वर का नाम ह्रस्व स्वर है। ये एक मात्रा वाले स्वर आपकी संख्या में 5 हैं। कौन कौन है वो? ए, ई, उ, री, लृ। फिर दूसरी बात इसमें आपने विशेष पढ़ी है कि इन स्वरों के निर्माण में या इन स्वरों के संयोजन में 2 स्वरों का योग होता नहीं, अपने आप में मौलिक स्वर हैं, इसलिए इनको हम मूल स्वर या मौलिक स्वर भी कहते हैं। तो परीक्षा में ह्रस्व स्वर पूछे तो भी 5 बताएंगे, परीक्षा में मौलिक या मूल स्वर पूछे तो भी हम 5 ही बताएंगे। इसके बाद में जब 2 मात्रा वाले स्वर, उसका नाम क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। बोला दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 8। कौन कौन है वो? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। कहा एक स्वर गायब कर दिया, बोले लृ का दीर्घ नहीं होता है। 4 जो ये ऊपर वाले हैं वो समान वर्णों से बनते हैं, ये 4 विजातीय असमान वर्णों से बनते हैं। इन 4 स्वरों का निर्माण 2 अलग अलग स्वरों के योग से होता है, इसलिए इनका नाम संयुक्त स्वर है। 2 अलग अलग स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इनका नाम मिश्रित स्वर है। 2 अलग अलग स्वरों के संधि करने से होता है, इसलिए इनका नाम संधि अक्षर है। और वो 4 कौन कौन है? ए, ओ, आई, औ। यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखिएगा कि संधि स्वर, मिश्रित स्वर, स्वक स्वर जो है 4, ये दीर्घ भी हैं और संयुक्त भी हैं। याद रखिएगा इस बात। वह दीर्घ तो है ही है, बाकी दीर्घ के अलावा इनका एक नाम और क्या हो सकता है? मिश्रित, संयुक्त, संधि अक्षर भी हो सकता है। जब 3 मात्रा हो स्वर की तो वो कहलाता है आपका प्लुत स्वर। 3 मात्रा वाले जो स्वर होते हैं वो सारे के सारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। और सभी स्वर वास्तव में क्या कहे गए हैं? प्लुत कहे गए सामान्यतः। प्लुत का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, किसी भी स्वर के आगे 3 का जो चिन्ह लगाते हैं, हम प्लुत का जो चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब है कि वो ह्रस्व की उच्चारण से 3 गुना ज़्यादा समय लेता है। और सभी स्वर प्लुत होते हैं। सामान्य स्वरों की संख्या मैंने 9 बताई है, तो बताइए फिर अपने आप ही प्लुत भी कितने हो जाएंगे आपके? 9 हो जाएंगे।
सभी को मैंने काउंट किया, टोटल किया। अच्छा, ये 8 में से ही 4 निकालें, इसलिए अलग अलग नहीं जोड़ना इनको। तो 5 छोटे मूल स्वर, 8 बड़े जिसको आप बोलते हो दीर्घ स्वर, 8 और 5 13 है। 13 के बाद 9 जोड़ते ही स्वरों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? टोटल जो स्वर देख रहे हैं आप वो 22 है। कहा कुछ लोगों ने कि इसका दीर्घ नहीं होता है, एक कम कर दिया तो हमारे पास 22 है। और यदि मैं कहूँ कि नहीं इसका केवल री या केवल प्लुत मानो या केवल रस्वी मानो, आप कुछ ही मत मानो, तो कहा एक कम कर देने से इनकी संख्या कितनी हो गई? 21। इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या हमारे पास आ जाती है 21 या 22। कहा दोनों में अलग अलग ऑप्शन आ जाने पर हमारा उत्तर क्या होगा? तो हम कह देंगे सब 21 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि ली का केवल रस रूप माने आप, इसका प्लुत रूप भी नहीं माने। अब परीक्षा में जो प्रश्न है, मान लीजिए 3 प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। पहला जो प्रश्न आएगा उसका नाम है कि बताइए संस्कृत व्याकरण में स्वर कितने हैं। सीधा प्रश्न है कि बताइए स्वर कितने हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा कि स्वर कितने हैं? 9। 5 और 8 ये स्वर है, इनको इन्हीं से बना लिया जाता है, इसलिए इनका अलग से पृथक्करण नहीं होता। ये आप 5 मूल स्वर देख रहे हैं। इन 5 मूल स्वरों में से 4 के द्वारा दीर्घ बना लिए जाते हैं, इसलिए इन 4 को काउंट नहीं करते और इन्हीं को लेकर के हम 4 इसमें जोड़ लेते हैं। 5 ही हो गए तो 9 स्वर पड़ेंगे। बताऊंगा मैं आपको अलग से। दूसरा आपका प्रश्न हो कि संस्कृत वर्णमाला जो है उस वर्णमाला में बताइए कुल कितने स्वर हैं। तो वर्णमाला के कुल स्वर आपसे पूछने पर आपका उत्तर बदल जाएगा। फिर आपको 8 और 5 कुल मिलाकर के कितने स्वर बताने पड़ेंगे? 13 स्वर बताने पड़ेंगे। तो स्वर कितने हैं? 9 है। और वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? 13 है। तीसरा जो प्रश्न अभी हम तैयार कर रहे थे वो था आपका कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल स्वर, मान लीजिए आपने ह्रस्व को भी जोड़ लिया, दीर्घ को भी जोड़ लिया, प्लुत को भी जोड़ लिया, उसमें आपको यदि टोटल पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा 21 या 22। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे स्वरों के बारे में। स्वयं या स्वतः राजन्ते इति स्वराः, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से संभव होता है उन सभी वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों का मात्रा के यानी उच्चारण काल के आधार पर हम 3 प्रकार से विभाजन पढ़ रहे थे कि वो स्वर 1 मात्रा वाला, 2 मात्रा वाला और 3 मात्रा वाला, क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहलाता है। उसके बाद हम स्वरों की संख्या की चर्चा कर रहे थे कि स्वर यदि हमसे संस्कृत में पूछता है तो हम बताएंगे संख्या में 9। यानी जो चर्चा हम कर रहे थे वो यहाँ से थी हमारी, यहाँ तक थी हमारी कि यदि स्वरों की संख्या हमसे सामान्य कोई पूछे तो हमारी संख्या हो जाएगी कितनी? 9। बोला साहब यदि सामान्य स्वर पूछने पर 9 है तो बोला इसमें कौन कौन से वो सामान्यतः स्वर इसमें हम मान के चले। तो आइए हम पढ़ रहे थे वो स्वर हमारे कौन कौन से थे। 9 ऐ, ई, ऊ, री, लृ। इनको देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा। ये 5 जो स्वरों का समूह है वो रस्व स्वर या मूल स्वर हम पढ़े थे। इसके बाद में हमारे पास में 4 जो वीआईपी जिनको संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि अक्षर आदि हम पढ़ रहे थे, ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार से दोस्तों जब हम सामान्यतः स्वर पढ़ते हैं तो पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्रों में अच दिए गए हैं या पाणिनि की माहेश्वर वर्णमाला में जो स्वर दिए गए हैं उनको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, यानी मैं आपसे ये कहूँ तो सीधी भाषा में यदि हम आपसे यूँ कहें तो सामान्य मूल स्वर और जो संधि अक्षर उनको जोड़ करके 9 स्वर बताए गए हैं। लेकिन परीक्षा में आ जाए कि संस्कृत की जो वर्णमाला है, जब आप कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पढ़ाओगे, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में भी लिखा है कि जो संस्कृत वर्णमाला है उस संस्कृत की वर्णमाला में बताइए स्वर कितने हैं। अब संस्कृत वर्णमाला से तात्पर्य हम कहीं ना कहीं माहेश्वर सूत्रों को छोड़ करके हमारी जो पाठ्य पुस्तक या विद्यालय परंपरा में कक्ष में हम जब बच्चों को स्वर पढ़ा रहे होंगे, कक्षा 6 के बालक के सामने जब हम स्वरों की चर्चा कर रहे होंगे तो हमें उस बालक को स्वर कितने बताने हैं ऐसा कुछ तात्पर्य है। तो हमारी यहाँ दोस्तों स्वरों की संख्या हो जाएगी 13। कैसे हो जाएगी वो 13? जब हम बच्चे के सामने अपनी वर्णमाला रखेंगे तो याद रखिएगा वहाँ पर हमको रस्व स्वर भी बताने होंगे और रस्व स्वरों के साथ साथ में कुल जो दीर्घ स्वर हैं वो भी बताने होंगे। बोला ये कैसे? तो ये देखिए रस्व जो स्वर थे हमारे पास में वो तो कितने थे? 5 थे। और जो दीर्घ स्वर हमने कुल पढ़े उनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। इस प्रकार 8 और 5 जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमारे जो वर्ण हैं, स्वर हैं, मतलब इनकी संख्या हो जाएगी 13। बोला इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो रस्व भी आ जाएंगे इसमें। तो रस्व कौन कौन है तो हम पढ़ेंगे अभी अभी अ, ई, ऊ, री और लृ। उसके बाद में दीर्घ में कौन है? तो 4 तो समान वर्णों के दीर्घ हमने बनाए,
ऐ से आ हम बना लेते हैं, ई से ई बना लेते हैं, ऊ से ऊ बना लेते हैं, री से री बना लेते हैं। ध्यान होगा आपको कि री का दीर्घ नहीं होता तो हम इसका दीर्घ बनाएंगे भी नहीं। 4 तो समान सवर्णियों के दीर्घ हैं और 4 वीआईपी लोग जो आप पढ़े थे या वीआईपी जो स्वर आप पढ़े थे, ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार से जब 5 ह्रस्व स्वरों को और दीर्घ 8 स्वरों को जोड़ करके हम वर्णमाला में स्वर देखें तो वह संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 13 हो जाएगी। आप स्वयं सोचिए, अनुभव कीजिए इस बात का कि जब हम प्रारंभ में संस्कृत में कक्षा 6 में स्वर पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने हमको 9 स्वर नहीं बताए होंगे, हमको स्वरों की संख्या कितनी बताई होगी? उन्होंने 13, कि बेटा सामान्य जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 13। दृढ़ स्वर जो होता है वो संस्कृत व्यवहार में ही होता है, व्याकरण में होता है, हिंदी व्याकरण में नहीं होता है। हमने कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि अ, ई, उ। यदि हम ए के बाद ई पढ़ेंगे तो बच्चे कहेंगे कि लो गुरुजी आपको तो आता ही नहीं है साहब। तो जब हम स्वरों का पाठ करते हैं और आपने याद किया होगा तो याद कीजिए, हम पढ़ते थे ए, आ, ई, ऊ, री और उसके बाद में एक नया स्वर हमारे लिए आ गया री, ए, ओ, आई, औ। क्रम मैंने आपको बताया था। हिंदी स्वर वर्णमाला का क्रम थोड़ा यहाँ परिवर्तन होता है, ए के बाद आई नहीं आता, यहाँ ए के बाद ओ, आई और औ का क्रम आता है। तो 12 तो हिंदी के समान थे ही हमारे पास और एक 13वां हमने जो पढ़ा है वो री पढ़ा है। इसके बाद में तीसरी चर्चा आप याद कर रहे होंगे, मैं बार बार एक शब्द और एक ग्रंथ का, एक किताब पुस्तक का नाम ले रहा था, पाणिनि शिक्षा। दोस्तों पाणिनि शिक्षा है क्या, थोड़ी चर्चा मैं इस पे कर देता हूँ ताकि ऐसा लगे नहीं कि ये है क्या। पाणिनि शिक्षा में 2 शब्द हैं, एक पाणिनि शब्द है और दूसरा शिक्षा शब्द है। पाणिनीय शब्द इसलिए लिया गया है क्योंकि इनके लेखक जो है वो पाणिनि हैं और पाणिनि ने जो यहाँ पर शिक्षा रूप में यानी वेदांग के रूप में एक ग्रंथ लिखा है। शिक्षा एक वेदांग है, यानी वेदों के जो 6 अंग हैं, मैं प्रसंगवश आपको बताऊंगा कभी कि वेदों के 6 अंग हैं। जब व्याकरण की हम परिभाषा पढ़ रहे थे, महत्व पढ़ रहे थे, तब भी मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जैसे एक मनुष्य के अनेक अंग होते हैं वैसे ही वेद को भी पुरुष इंसान के समान समझकर उसके 6 अंगों की कल्पना की गई है। और उन अंगों में हमने व्याकरण को याद कीजिए मुख का नाम दिया था और एक लाइन मैंने याद करने के लिए आपसे कही थी कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। और ये लाइन कहाँ दी गई है, ऐसा भी मैंने आपको प्रसंग दिया था कि ये लाइन पाणिनि शिक्षा में दी गई है। तो पाणिनि शिक्षा एक वेदांग के रूप में या वेदों का अंग जो शिक्षा है, जिसमें आपकी शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष आदि आते हैं कल, तो उसी के एक अंग है शिक्षा। अब शिक्षा जो होती है या वेदांग जो शिक्षा होता है वो क्या सिखाता है, तो वो दोस्तों वर्णों का उच्चारण सिखाता है कि वर्ण कितने हैं, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, वर्णों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, वर्णों के प्रयास क्या हैं, उच्चारण करने के लिए यत्न प्रयत्न कैसे लगाए जाते हैं। यानी वर्ण उच्चारण जहाँ सिखाया जाता है, वर्ण उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा शिक्षा। वर्णों के उच्चारण की शिक्षा, वर्णों के बारे में जो शिक्षा देने वाले ग्रंथ हैं उनको हम संस्कृत व्याकरण में या वेदांग साहित्य में शिक्षा कहते हैं। तो ऐसी ही एक शिक्षा ग्रंथ या ऐसा ही एक शिक्षा ग्रंथ हमारे पाणिनि ने भी सामने रखा है, इसलिए पाणिनि के द्वारा रचित होने के कारण उस ग्रंथ का नाम ही पाणिनीय शिक्षा है। तो पाणिनीय शिक्षा एक ऐसा ग्रंथ है जो वर्णों के बारे में, वर्णों के उच्चारण के बारे में, प्रकार के बारे में बहुत अधिक विस्तृत और बहुत सूक्ष्म जानकारी प्रदान करता है। तो अब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों में क्या व्यवस्था दी गई है, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में स्वरों के बारे में क्या कहा गया है, यहाँ कितनी संख्या आदि बताई गई, ऐसा हम शिक्षा ग्रंथ के अनुसार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको दूसरा एक शब्द और देना चाहता हूँ कि वास्तव में मैंने अभी भी कहा कि ये शिक्षा ग्रंथ किसके अंग होते हैं, तो ये वेदों के अंग होते हैं। तो आपको ऐसा न पूछे कि बताइए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल स्वर कितने हैं, उसकी जगह आपसे वो पूछ सकता है कि बताइए वेदांग साहित्य के अनुसार, है ना, या वेदांग शिक्षा जो है उसके अनुसार बताइए कुल स्वरों की संख्या कितनी है। क्योंकि मैंने अभी भी कहा ना आपको कि शिक्षा वास्तव में वेदों का अंग है, तो वेदांग शिक्षा कह लीजिए, पाणिनि के द्वारा लिखा गया दिया गया, इसलिए इसको पाणिनि शिक्षा कह लीजिए। अब वहाँ पर दोस्तों जो स्वरों की व्यवस्था बताई गई है, उस स्वरों की व्यवस्था में उन्होंने रस स्वर भी लिए हैं, दीर्घ स्वर भी लिए हैं, और उन्होंने कहा कि भैया जब वर्णमाला में रस्व लेते हो, दीर्घ लेते हो, स्वर तो मैंने 3 प्रकार के बताए आपको, फिर पुलुत को भी आप ले लीजिए। और जब इस प्रकार का विभाजन पाणिनि शिक्षा के अनुसार करेंगे तो फिर मुझे बताइए कि रस्व स्वर हमने कितने पढ़े हैं,
5 पढ़े हैं। दीर्घ स्वर कितने पढ़े हमने? 8 पढ़े हैं। और कहा कि प्लुत स्वर कितने पढ़े हमने? तो सामान्य मैंने आपसे कहा था कि सभी स्वरों के, यानी जो वास्तविक स्वर है हमारे मूल, उन सभी स्वरों के और जो संधि अक्षर संयुक्त अक्षर है स्वर हैं, उनके जो स्वर हैं सभी के प्लुत होते हैं। तो सामान्य संख्या में यदि हम काउंट करें, यहाँ वापस मैं आपको लिखूं कि वो मूल स्वर तो वही ए, ई, उ, री और ली। कहा कि दीर्घ कौन कौन है? तो वही हमारे पास में आ, ई, उ, रे और ली का दीर्घ होता नहीं है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे ए, ओ, आई और औ। ये 8 हमारे दीर्घ स्वर थे। कहा कि प्लुत कौन है? तो सारे के सारे स्वर प्लुत होते हैं। अ, ई, उ, री, ली, इनका भी प्लुत होता है। और जो हमारे संधि अक्षर है, दीर्घ संयुक्त स्वर हैं, ए, ओ, आई, औ, इनके भी प्लुत होते हैं। याद कीजिए, प्लुत का चिन्ह मैंने ये बताया था आपको, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। तो इस प्रकार से 9 आपके ये प्लुत हो गए। अब यदि हम काउंट करें दोस्तों, तो देखिए 8 और 5 कितने होंगे? 13। और 13 और 9 बताइए कितने हो गए हैं? 22। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार अधिकतम स्वरों की संख्या या विध माने जाए तो आप बताइए कितने बताएंगे? 22 बताएंगे। अब मुझे आप बताइए कि एक ऐसा स्वर कौन सा है जिसका दीर्घ होता ही नहीं है? तो आपका जवाब होगा, आप कह रहे होंगे समय कि साहब वो दृश्य स्वर होता है। फिर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा कौन सा विवादित स्वर हमने पढ़ा था जिसको लेकर विद्वानों में मतभेद है? कुछ विद्वान तो ये मान रहे थे कि साहब वो रस्व और प्लुत दोनों होते हैं, तो हमने संख्या दोनों मान करके 22 पढ़ी है। कुछ विद्वान मैंने आपको बताया था यूँ भी मानते हैं कि नहीं, उसका दीर्घ नहीं, उसका प्लुत नहीं, उसका केवल रस्व ही मान लीजिए, या रस्व नहीं केवल प्लुत ही मान लीजिए। तो बताइए फिर 2 जगह नहीं मानकर उसको एक ही जगह मानेंगे, तो आपका इशारा निश्चित रूप से किसकी तरफ है? ली की तरफ। कहा कि ली वास्तव में ये प्लुत भी नहीं माने, इसको आप रस्व ही मान करके चलिए, यही ज़्यादा प्रमाणिक है। यदि रस्व नहीं मानते तो आप प्लुत मान के चलिए, 2 जगह मत मानिए, इसको आप एक ही जगह मानिए। चलिए, हमने कहा कि दोनों में से भी ज़्यादा माने तो कहाँ माने? तो रस्व में यदि इसको मानते तो प्लुत में मत मानो। जब इसको मैंने प्लुत में से हटा दिया तो बताइए फिर प्लुत की संख्या कितनी बचेगी भाई? 8 है। और जैसे आप काउंट करोगे कम हो जाएगा तो संख्या हो जाएगी 21। लेकिन दोनों में से आपका उत्तर आ जाए परीक्षा में अलग अलग, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ली को वास्तव में रस्व ही मान करके कार्य किए जाते हैं, इसलिए आपका प्रमाणिक उत्तर दोनों अलग अलग आ जाए तो 21। ऐसी आज तक स्थिति नहीं बनी है कि दोनों अलग अलग पूछे गए हो, दोनों कहीं ना कहीं एक साथ ही आते हैं ऑप्शन में, 21 या 22, 23, 24, 25 आदि। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल स्वरों की संख्या 21 या 22 है। ली स्वर को हम रस्व या प्लुत माने, केवल रस्व माने या केवल प्लुत माने तो संख्या 21 रहेगी, और यदि हम दोनों मानते हैं तो संख्या 22 रहेगी। ली का कभी दीर्घ नहीं होता। तो बताइए साहब, सामान्य स्वर कितने हैं? 9 है। कौन कौन है? अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। बोला संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर या स्वर कितने हैं? तो हम कहेंगे संस्कृत वर्णमाला में स्वर या कुल स्वर, मान लीजिए कुल भी लगा दें आपसे कि बताइए संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं। तब तक आपको पाणिनि शिक्षा पर नहीं आना है, तब आपका जवाब हो जाएगा 13। कैसे हो गए वो 13? तो आप अपने विद्यालय जीवन को याद कीजिएगा कि हम संस्कृत में स्वर या हिंदी में स्वर कैसे पढ़ते थे। तो याद होगा आपको कि हम हिंदी में 12 स्वर पढ़ते थे, ए, आ, ई, उ, री, ली, और उसके बाद में ए, ओ, आई, औ। फिर कहा कि पाणिनि शिक्षा जो वेदों के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, वेदांग शिक्षा है, उस वेदांग शिक्षा या वेदांग प्रक्रिया में पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में कुल कितने स्वर बताए गए हैं? तो आपने दोस्तों यहाँ पर रस्व दीर्घ को लिया, लेकिन वेदांग शिक्षा में तो प्लुत वगैरह सभी होते हैं, तो कहा कि रस्व को जोड़ लीजिए, दीर्घ को जोड़ लीजिए और प्लुत को जोड़ लीजिए। जब आप इस प्रकार जोड़ेंगे तो संख्या आपकी 22 हो जाएगी। कहा ली तो एक ही होता है, ऐसा हमने सुना है, तो कोई बात नहीं 21 मान लीजिए। कहा नहीं दोनों होता है तो 22 मान लीजिए। दोनों ही प्रकार के विद्वानों के मत मानने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए हम 21 या 22 दोनों ही मान लेते हैं कि साहब 2 मानते हो तो 22 हो जाएंगे, और ली को आप केवल रस्व ही मानकर कार्य करते हैं तो फिर आपकी संख्या 21 हो जाएगा। लिखने के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं जब भी वापस दोहराऊं आप समझ जाना कि ये विषय अब लगभग यहाँ से वापस हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको स्पेस देता हूँ जिससे इस समय आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा निश्चित रूप से, तो आप यहाँ रोक करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं, है ना, ताकि हमारा समय भी बचेगा। शिक्षा मंत्री जी बार बार कह रहे हैं, उन्होंने अभी 1-2 दिन में फिर स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारी रीट जो परीक्षा है, यानी यूँ कहें मान लीजिए कि जो हमारी 2 क्वालिफाई एग्ज़ाम्स हैं, सीटेट का भी और रीट का भी,
तो निश्चित रूप से ऐसा मान के चलिए आपकी रीट भर्ती परीक्षा अपने निर्धारित समय पर होने वाली है। इसलिए यदि हम कम समय में अधिक और अच्छा मैटर पढ़ लेंगे तो अपना फ़ायदा होगा। दूसरी बात, यहाँ आप प्रत्यक्ष हैं नहीं, तो मुझे ये भी आइडिया नहीं कि आप कितने समय में लिख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ उसकी शैली कुछ इस तरह है कि इसको आपको उतारने में समस्या नहीं आएगी। ये गद्यात्मक नहीं, नोट्स रूप में होगा, लगेगा कम लिखने में, लेकिन मैटर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा है। इसलिए आप इसको रोक करके आराम से, और फिर इसका जैसा भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसा कैसे सेम डिट्टो आप उतारते चलिएगा।